क्या आप लोग जानते हैं इस संसार में कितनी साहसी महिलाएं हैं? 3-4 लोगों का नाम तो बताइए। साहसी महिलाएं जो अंतरिक्ष में गई है, फिर एवरेस्ट पर चढ़ी है। एक का नाम बताइए। कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला। वेरी गुड। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। सुनीता विलियम्स है। और फिर अभी रिसेंटली गई थी ना एक लड़की, बंडला सिरीशा, है ना। और फिर बंडला सिरीशा गई थी। और अब हम पढ़ेंगे एक महिला जो भारतीय है, भारतवासी है, वह है बचेंद्री पाल। तो वो संसार के सबसे पहली महिला है जो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी। एवरेस्ट पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? आप बता सकते हैं क्यों है? मैम, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है और वो बहुत ऊंचा है। हाँ, एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर उस शिखर पर चढ़ने के लिए काफी कठिनाइयां आती है। एक तो ये हिमालय पर्वतों की चोटी है। क्योंकि हिमालय की है इसलिए यहाँ पर 24 घंटे आपको बर्फ रहता है। तो उस जमे हुए बर्फ पर चढ़ते हुए ये लोग शिखर पर पहुंचना है। और आदमी जो होता है शारीरिक रूप से शक्तिमान होता है। महिला से कंपेयर करो, महिला की तुलना में आदमी थोड़ा शक्तिमान होता है, बलवान होता है। महिलाओं के लिए एक तो शारीरिक शक्ति कम होती है और उनके दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके लिए इनको शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण लेकर ये हिमालय की चोटियों पर चढ़ेंगे। तो बचेंद्री पाल ने क्या किया था? 7 मार्च 1984, 7 मार्च 1984 को इनकी यात्रा शुरू हुई। तो ये सबसे पहले बेस कैंप पर पहुंचे, वह है नेपाल। तो नेपाल के काठमांडू में वो दिल्ली से रवाना हुए, नेपाल के काठमांडू में उतरे और वहां से ये लोग कहाँ गए? और बेस कैंप पहुंचने के लिए इनको सबसे पहले क्या करना था? दुर्गम हिमपात को ये लोग, हु इज दिस न्यू वन? पहले दुर्गम हिमपात को साफ करना था। किस लिए साफ करनी थी? हिमपात क्या होता है? बर्फ जो ऊपर जमा है वो पिघलते हुए नीचे को चला आता है और फिर वहीं पर बहुत हिमालय पर्वतों पर हमेशा हिमपात होता है। जैसे वर्षपात हमको हो रहा है वैसे हिमपात होता है। तो इतनी ज्यादा वहां पर हिमपात है कि आप अगर पैर रखोगे तो फिसलना जरूरी है, फिसल ही जाओगे। तो इस कारण इन्होंने क्या किया है, पहले एक दल को भेजा। वहां वो लोग जाकर इनके लिए बेस कैंप पहुंचने को पूरे हिमपात को, जो जमा हुआ बर्फ है, उसे क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। तो 7 मार्च 1984 को बचेंद्री पाल दिल्ली से काठमांडू पहुंची और काठमांडू के एक बाजार में खड़े होकर वहां से एवरेस्ट दिखता था। ये सारे नेपाल राज्य जो क्या है, हिमालय पर्वतों के चरणों में है, मतलब फुट इन द माउंटेन फुट इट इज देयर। तो ये खड़े होकर उस एवरेस्ट की तरफ जब उसने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और वहां पर क्या होता है, हिमपात जो भी है आपके लिए ऐसे जैसे बर्फ की फूलों की तरह वो हवा में उड़ते रहता है। जमीन पहुंचने से पहले बर्फ जो है थोड़े थोड़े फूलों की तरह उड़ता रहता है, जिसे प्लूम कहते हैं।
तो ये बर्फ की फूल जो एवरेस्ट शिखर पर उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फ का झंडा लहरा रहा है। और एवरेस्ट शिखर को नेपाल वालों ने नाम दिया सागर माथा। माथा होता है हेड, फोरहेड। तो सागर माथा क्यों? सागर कहाँ है? कहीं नीचे भारत के रामेश्वरम के पास सागर है कि नहीं? ऊपर नहीं है। सागर माथा क्यों कहा? कि ये सागर का सिर है, इस तरह से इन्होंने कहा। और यह नाम बचेंद्री पाल को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और वहां से वे लोग 2-3 दिन कुछ विश्राम किए और उसके बाद इनके ग्रुप के जो लीडर है कर्नल खुल्लर और उपनेता प्रेमचंद, ये सारे इनको हर दिन ट्रेनिंग क्लास लेते थे, शिक्षण कक्षा होती थी। और उन क्लासों में इनको बताया जाता था कि कौन सी जगह पर कैसे कठिनाई आएगी और उस कठिनाई से ये कैसे उभर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्लास इनको दिखा दिया गया उपनेता प्रेमचंद के साथ। तो उपनेता प्रेमचंद ने इनको बताया कि बेस कैंप के लिए लोगों ने कैसे रास्ता साफ किया। और फिर एल्यूमिनियम की सीढ़ियां क्यों ले जाते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम इज ए लाइट वेटेड मेटल, वो बहुत हल्का सा लोहा है। तो उस एल्यूमिनियम की सीढ़ियों के साथ कैसे पुल बनाया जाए। आपको समझ ये सोच रहे होंगे कि सीढ़ियां तो चढ़ने के लिए होते हैं और मैडम बोल रही है पुल बनाएंगे। पुल किस लिए? यहाँ एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, इन दोनों के बीच में अगर जाना है या पहाड़ियों पर भी पत्थर से पत्थर तक पहुंचना है, बीच में खाई है, आपको वहां चलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इन एल्यूमिनियम की सीढ़ियों को ऐसे पुल की तरह डाला जाता है जिस पर काफी बैलेंस करते हुए ये लोग चढ़ेंगे, वहां क्रॉस करेंगे। और उसके बाद रस्सियों के साथ कैसे अपने आप को संभालते हुए पर्वत के ऊपर चढ़ना है और इस साथियों को भी छूटने नहीं देना है। क्योंकि हिमालय पर्वतों पर क्या होता है, सबसे बड़ी डेंजर क्या है, वहां पर खतरा क्या है कि जो बर्फ पर सूरज की किरणें गिरती है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, वो परावर्तित होते हैं। तो उसके कारण आप पूर्वी दिशा में शुरू हुए और आप चढ़ना शुरू किए, अगर आपके पास सही मैप नहीं है, कभी कभी क्या होता है हम भी रास्ता भटक जाते, तो उस कारण मैप के बिना अगर आप निकले, मैप के बिना तो निकलेंगे ही नहीं, पर फिर भी किसी गलती के कारण आप रास्ता भटक गए तो घूमते घूमते वहीं पर घूमते रहेंगे आप। क्योंकि हिमालय पर्वतों पर सुबह और शाम दोनों एक समान दिखते हैं। आप सोच रहे हैं आप पूर्वी दिशा से निकले, सूरज निकल गया है, पूर्वी दिशा का है, एंड यू स्टार्ट वॉकिंग। आप फिर चढ़ते चढ़ते ऐसे घूमकर फिर वहीं आओगे और आपको लगेगा कि आप पश्चिमी दिशा में आ गए, लेकिन पश्चिमी में नहीं आओगे, पूर्वी में ही रहोगे। तो ऐसी खतरा हिमालय पर्वतों में है। तो सूरज को कभी भी अपना गाइड बनाकर हिमालय पर्वतों में ये लोग नहीं निकलते। और दूसरी बात क्या है, जब कोई पर्वत चढ़ने के लिए निकल जाता है तो अकेला कभी नहीं जाते, इनका एक ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप के लोग जब जाते रहेंगे, सतर्कता के लिए कभी कभी रस्सियों को अपने कमरों से बांधे रखते हैं ताकि कोई पीछे फिसल भी गया तो सामने चलने वाले को पता चल सके। तो इस तरह से सारी सावधानियां जो भी बरतनी है उपनेता प्रेमचंद ने इनको बताया। और इनको यह बताया गया, जो अग्रिम दल गया, द पीपुल हु वेंट टू क्लीन द वे,
जो लोग गए रास्ते को साफ करने के लिए, उन लोगों ने कैसे रास्ते को साफ किया कि इन्होंने फावड़ों के साथ रास्ता साफ करना। कभी कभी क्या होता है, रास्ता साफ करके रखे हम चढ़ जाएंगे, नहीं होता है। आपको खुद भी वो काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार रास्ता साफ किए फिर से हिमपात हुआ, सब खराब। और फिर झाड़ियों के साथ उन्होंने रास्ते को चिह्नित किया, मार्किंग की, ताकि झाड़ियां क्या होती है, छोटे छोटे डंडे, मतलब ये प्लांट के जो शाखाएं होती है, उनको इन्होंने वहां प्लांट किया और फिर रास्ता मार्किंग की। और इस तरह से सब कुछ उन्होंने तैयार रखा ताकि ये लोग बेस कैंप आसानी से पहुंच सके। बेस कैंप से फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप, इनके पूरे 4 कैंप थे। लास्ट वाज एवरेस्ट। ओके, तो इस बीच में ये लोग जब निकल गए एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार यह हुआ था कि ये लोग कुंभू हिमपात तक पहुंचे और वहां से इतनी बड़ी ग्लेशियर नीचे को उलट कर आई, और इनके साथ जो भी लोग थे, 2-3 लोग, मतलब वहां पर शेरपा कुलियां रहते हैं, नेपाली स्वर्गैश शेरपा कुली, तो वो शेरपा कुली इनका सामान ढोकर जाते हैं। तो एक शेरपा का पैर टूट गया और एक शेरपा मर गया। और ये ऊपर जाने से पहले ही एक दल जो ऊपर रास्ता साफ करने गया था और उससे पहले जो एवरेस्ट चढ़ने गए थे, उनमें से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर कर्नल खुल्लर ने इनको समझाया कि एवरेस्ट जैसे अभियानों में आपको मौत को बहुत सहज रूप से लेना चाहिए। सहज रूप मतलब जैसे अगर आपको कोई मार लगे, आप ऐसे कैसे झटक कर जाते हैं, यू शुड नॉट वेट। कोई मरा है उसके लिए आप अगर इंतजार करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो स्वयं की मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप आगे बढ़ते जाइए। तो इस तरह से इनकी बात बनी और ये की जय और फिर लोपसांग ऐसे लोगों के साथ बचेंद्री पाल आगे निकली। तो एक बार ऐसा हुआ है कैंप 2 में, शायद कैंप 2 या कैंप 4 में इनका क्या हुआ था कि अंगदोरजी के साथ ये लोग सब एक तीसरा या दूसरा कैंप में उस रात को सोए हुए थे। सारे अपने अपने टेंट लगाकर सोए और इनको यह पता नहीं था कि उस रात को क्या होने वाला है। रात के 12 बजे एक बहुत बड़ा बर्फ पिंड, बर्फ का बहुत बड़ा गोला लुढ़कते हुए एक एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड से इनके टेंट्स के ऊपर आ गया। और वो सीधा किसके ऊपर से गुजरा? बचेंद्री पाल के ऊपर से गुजरा। वो अपने टेंट में सो रही थी। पहले उनको लगा कि कोई भारी चीज उनके सिर को टकरा गया, फिर वो उन्हें कुचलता हुआ उनके ऊपर से नीचे को लुढ़क गया। सोचो, एक बहुत बड़ा भारी, बहुत ही बड़ा बर्फ का गोला इनके ऊपर से गुजर रहा है, तो क्या होगा? हुआ वही, टेंट धंस गया और ये बर्फ में समा गई। पूरी तरफ से चारों तरफ, इनके चारों तरफ बर्फ जम गया और वो बर्फ में ही दब गई। फिर लोपसांग ने क्या किया है कि एक स्विस छुरी लेकर, स्विस छुरी मतलब आप लोग शायद देखे होंगे, इतनी छोटी सी होती है, उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, नाइफ छोटा सा। तो वो स्विस छुरी लेकर पहले उन्होंने इनके ऊपर जो टेंट गिर गया है और वो टेंट जमा हुआ है बर्फ में, उसको काटा। अब उसको आराम से खोद के निकालने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये अंदर धंस रही है बर्फ में और ठंडी के कारण इनकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए जल्दी जल्दी उन्होंने उस टेंट को काट डाला, जहां चाहे वहां फाड़ दिया। फिर अंदर जाकर
उसी स्विस छुरी की मदद से बर्फ को खोदते खोदते बचेंद्री को बाहर निकाले। तो वो एक बहुत ही भयानक घटना थी बचेंद्री पाल के साथ। और उसके बाद आप सबसे पहले एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी? बोलिए, हु वाज द फर्स्ट पर्सन? कौन थे भैया? टेंसिंग नार्के, नो? सही है। सॉरी, कौन आदमी है ये? सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जो एवरेस्ट पर चढ़े? एडमंड हिलरी। या, वेरी गुड। तो एडमंड हिलरी, और दूसरा आदमी कौन थे? टेंसिंग नार्के ही ना? हाँ, टेंसिंग नार्के। तो टेंसिंग नार्के आए इन लोगों को अपना अनुभव सुनाने के लिए, और इन पूरे ग्रुप में बचेंद्री पाल, मतलब उम्र से भी थोड़ी कमी थी, और फिर महिला भी जो थी। और टेंसिंग नार्के इनसे पूछे कि आपका मतलब आपको कैसा लग रहा है जो आप एवरेस्ट पर चढ़ रही है? तो वो बोली, मैं तो नौसिखिया हूं, कोशिश तो करूंगी कि पहली बार मैं चढ़ूं, क्योंकि इनका पहला अभियान था। एवरेस्ट पर पहली बार कोई नहीं चढ़ पाता, इतना मुश्किल है वो। दे पीपल कीप ट्राइंग एंड देन 7 बार 8 बार के बाद चढ़ेंगे, पर बचेंद्री पाल पहली बार ही चढ़ गई। तो टेंसिंग ने कहा, आप नौसिखिया है पर दिखती है पक्का पर्वतारोही, तो पहली बार ही आपका ये जो अभियान है सही हो जाएगा, आप विजय प्राप्त करेगी। तो इस तरह से इनका क्या हुआ है, टेंसिंग नार्के के साथ भी एक सेशन हुआ, और 3 4 5 बेस कैंप करने के बाद चौथी कैंप के पास ये रुकी। सबसे पहले ये लोग चढ़ गए थे आराम से, अंगदोरजी, बचेंद्री पाल और लाटू, ये तीनों वहां पहुंचे थे। और वहां पर जाने के बाद इन्होंने थोड़ी सी बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई, और नीचे इनके साथी आ रहे थे, इनके पीछे थे वो जय और की, और वो दोनों के लिए थोड़ा सा चढ़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया, उनके लिए चाय बनाई, जूस बनाया, मतलब जो जूस था उनके साथ वो जूस लिया, और फिर फ्लास्क में चाय लेकर उनके साथ पास नीचे गई। तो ये क्या है, एक सहकार की भावना है, सहयोग की भावना है, जो बचेंद्री पाल ने बहुत अच्छी तरह से इस अभियान में निभाया। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अकेली चली जाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो वो नीचे तक गई, फिर नीचे मतलब पूरा नीचे नहीं, एक कैंप से दूसरे कैंप जाकर वहां पर उनको चाय और जूस दी, और फिर उनके साथ ऊपर आए। और अंतिम दिन यह था कि अंगदोरजी जो थे वो उसी दिन शिखर पर चढ़ना चाहते थे, और बचेंद्री भी साथ में जाने के लिए तैयार थी। तो सुबह सुबह ये लोग 4 बजे निकल गए, और इनका सोच था कि लगभग दोपहर 1 बजे तक ये लोग पहुंच पाएंगे। तो बहुत कम नाश्ता किया, ज्यादा खाना खा लेते पेट भर तो चढ़ने में दम चढ़ता, इसलिए बहुत कम, थोड़ी सी चाय और 2-3 बिस्किट खा के ये निकल गए। और उसके बाद जब ये जा रहे थे, धीरे धीरे चढ़ रहे थे, अंगदोरजी बिना कोई सहारा के वो चढ़ रहे थे। उनका ये तीसरा या चौथा अभियान था, वो पहले 2-3 बार चढ़ चुके थे, पर वो अभी बचेंद्री के साथ जाना चाहते थे, इसलिए वो चढ़ रहे थे। और उनके स्पीड से चढ़े तो इनका प्लान
सक्सेस होता। और बचेंद्री पाल ने भी यही कोशिश किया कि अंगदोर जी के साथ चले, पर उनको चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में आपको ऑक्सीजन की कमी होते जाती है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ऑक्सीजन कम होता जाता है। तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का मास्क पहना, सिलेंडर भी था साथ में, बहुत कम उन्होंने लगेज लिया, थोड़ा सा चाय बिस्किट और फ्रूट्स, निकल पड़े। लेकिन खुद का जो वेट है उसको भी तो लेकर जाना है, और उस कारण क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही थी सिलेंडर से, इनको कम पड़ रहा था, थोड़ा सा इसको दम चढ़ रहा था, मुश्किल हो रही थी। तो उसी समय लाटू आए वहां पर और उन्होंने इनके ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाई, या सेट द नॉब। तब उनको सही मतलब अच्छा लगा, रिलैक्स लगा। और फिर लाटू ने बोला कि आप इस तरह से कोई बिना सहारे के चढ़ोगे तो काफी समय लगेगा। इसलिए उसने एक रस्सी अंगदोर जी को दिया और एक बचेंद्री पाल को दिया, मतलब रस्सी का एक कोना, और बीच में रस्सी पकड़कर वो चढ़ना शुरू किया। तो ये दो कारणों से बचेंद्री पाल का जो ऊपर चढ़ने का काम था वो आसान हो गया था और वो आराम से चढ़ पाई। तो कुछ दूर चढ़ने के बाद लगभग 1 बजे के समय पर उन्होंने देखा कि जो चढ़ाई ये चढ़ रहे हैं, एकदम से लगा वहां से वो नीचे को स्टीप होते जा रहा है। मतलब उसके बाद, उस चढ़ावा के बाद ऊपर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो ऊपर पहुंच चुके हैं। यस, वो ऊपर पहुंच चुके हैं। तो उन्हें बहुत मतलब एक एक्साइटमेंट होता है ना, इतना ज्यादा कि सबसे पहली बात यह है कि वो पहुंचने की आशा तो नहीं थी, क्योंकि उस समय हिमालय पर्वतों पर काफी हिम तूफान हो रहे थे और खुम्बो हिमपात तो बीच बीच में पिघल कर निकल ही रहा था। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी ये अंगदोर जी के साथ ऊपर पहुंची। और एवरेस्ट की चोटी जो है शंकु की आकार की है। शंकु मतलब यू नो द क्रॉन्च, मतलब थोड़ी सी जगह है ऊपर, केवल 2 ही लोग खड़े रह सकते हैं। तो वहां पर ये गई और फिर अपने साथ ये हनुमान चालीसा ले गई थी और दुर्गा माँ की एक तस्वीर ले गई थी, और वे वहां पर उनको रख कर पूजा किया और फिर उसे वहीं पर दफना